नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो विभागीय परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी विदेशी वस्तु का नाम ओस्ट रेस्टेंटे है तो किस दिन से वेयर हाउसिंग शुल्क लगाया जाता है? अगर मान लीजिए कोई विदेशी आर्टिकल आया है तो उसमें वेयर हाउसिंग जो चार्ज लगता है वो कितने दिनों के बाद से लगता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन: 31 डेज, 21 डेज, 7 डेज या 8 डेज। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर पहले से ही पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और अपना अंतिम में काउंट करना न भूलिएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। तो देखिए, जो वेयर हाउसिंग जो शुल्क लगता है वो 8वां दिन से लगता है। आपको 7 दिन तक वेयर हाउसिंग चार्ज नहीं लगेगा। जैसा ही 8वां दिन पड़ेगा तो आपको वेयर हाउसिंग चार्ज इसमें जोड़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डेज। स्पीड पोस्ट भारत में पत्र एवं पार्सल डाक की 10 किलोग्राम तक एक्सप्रेस एवं समय सीमा के अंदर वितरण की सेवा उपलब्ध करता है। स्पीड पोस्ट प्रोवाइड्स एक्सप्रेस एंड टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ लेटर एंड पार्सल weighing अप टू 10 kg इन इंडिया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जो स्पीड पोस्ट पत्र या पार्सल जो है वो कितने किलोग्राम तक एक्सप्रेस एवं समय सीमा के अंदर वितरण करता है। तो ऑप्शन है 25 केजी, 30 केजी, 35 केजी या 15 केजी। ये चार ऑप्शन है। तो दोस्तों, स्पीड पोस्ट का जो मैक्सिमम वजन सीमा है वो कितना है? वो 35 केजी है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है 35 केजी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 35। देश भर से ऊपर की आयु का एक अवयस्क डाकघर में किसी भी मूल्य वर्ग का आवर्ती जमा खाता स्वयं के नाम पर खोल सकता है। ए माइनर एबव years of age can himself herself open RD account of any denomination in his her own name at post office। तो एक अवयस्क यानी माइनर एक अवयस्क आरडी खाता कितने वर्ष के बाद से खोल सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो आरडी अकाउंट है वो अवयस्क यानी जैसे ही उसका 10 साल हो जाएगा वो 10 साल से स्वयं के नाम से वो खोल सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। चौथा पॉइंट सही हो जाएगा। एक बचत खाते में चेकबुक की सुविधा के साथ न्यूनतम जमा की सीमा क्या है? व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट विथ चेकबुक फैसिलिटी? अगर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं और उसमें चेकबुक की सुविधा आपको चाहिए तो उसकी जो जमा सीमा है वो कितना है? 5,000, 1,000, 500 या 2,000? तो अगर आप सेविंग खोलते हैं और चेकबुक की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये से ही देके ही खोलना पड़ेगा। ये 500 रुपया जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक की कौन सी सेवा व्यावसायिक संगठन जो डाकघर नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों से बिल अथवा
अन्न भुगतान एकत्रित करना चाहते हैं के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन है। Which service of India Post is a smart option for business organization to collect their bills or आधार पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भारतीय डाक की ऐसी कौन सी सेवा है जो व्यावसायिक संगठन का जो ग्राहकों का बिल अथवा अन्य भुगतान एकत्रित करता है यानी कलेक्शन करता है। ऐसी कौन सी सेवा है जिसमें से बिल पेड वगैरह आप कर सकते हैं। ऑप्शन है बिल मेल सेवा, ई पेमेंट, डायरेक्ट पोस्ट या बिजनेस पोस्ट। तो देखिए भारतीय डाक का ये एक सेवा है ई पेमेंट। ई पेमेंट के जरिए आप ग्राहकों से बिल का भुगतान एकत्रित आप कर सकते हैं, वो ई पेमेंट के जरिए किया जाता है। खाली थैलों की पैकेट जो यूवीओ, डीवीओ, सीवीओ, पीओ डाकघर को लौटाए जाते हैं डैश बैग कहलाता है। ईवीओ यानी ईवीओ जो होता है और डीवीओ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सीबीओ सेंट्रल बैग ऑफिस और पीओ यानी पोस्ट ऑफिस। डाकघर कुछ पैकेट के थैले लौटाता है तो उस बैग को क्या कहा जाता है? पैकेट, खाली, रिटर्न या ट्रांजिट। तो उसको कहा जाता है पैकेट कहा जाता है। पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। एक डैश बंडल पत्र डाक की गैर पंजीकृत वस्तुओं का संग्रह है जो टॉप पर चेक स्लिप के साथ सुरक्षित बंधा होता है। ए डैश बंडल इज ए कलेक्शन ऑफ टेस्ट आर रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल securely tied with a check slip at the top। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि एक बंडल पत्र डाक की गैर पंजीकृत वस्तुओं का संग्रह है जो टॉप पर चेक स्लिप के साथ एक सुरक्षित बांधा रहता है, उसका क्या नाम है? मान लीजिए ये आपका बोरा हो गया तो यहाँ पर आपका बांधा हुआ रहेगा तो इसको क्या कहा जाता है? एक चेक स्लिप इसमें लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पंजीकृत, बीमा, लेबल या मेल। तो उसको कहा जाता है लेबल। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो बंधा हुआ रहता है उसको लेबल कहा जाता है। एक बीमा थैला, एक बीमा थैला बीमा डैश को अधिक सुरक्षा कवर यहाँ प्रदान था दोस्तों, प्रदान करने के इरादे से तैयार किया जाता है। एक बीमा थैला बीमा डैश को अधिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के इरादे से तैयार किया जाता है। एन इंश्योर्ड बैग इज प्रिपेयर्ड टू गिव प्रोटेक्शन कवर टू इंश्योर्ड डैश सो एज टू अफोर्ड देम ग्रेटर सिक्योरिटी। तो ऑप्शन है पार्सल, पत्र, धनादेश या भारतीय पोस्टल ऑर्डर। तो प्रश्न में पूछा है कि एक बीमा थैला, बीमा इस डैश में क्या होगा ये आपको पूछा गया है। तो एक बीमा थैला बीमा धनादेश यानी जिसमें मनी ऑर्डर रहेगा वो अधिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के इरादे से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन जो है मनी ऑर्डर, धनादेश, ये सही हो जाएगा। किसी डैश जलनशील, खतरनाक, गंदी अथवा हानिकारक वस्तु का भारतीय डाक से प्रेषण प्रतिबंधित है। किसी डैश जलनशील, इस खाली स्थान को आपको भरना है। तो चलिए, द ट्रांसमिशन ऑफ एनी डैश इनफ्लेमेबल, डेंजरियस, फिल्थी और नॉक्सियस सब्सटेंस वो इनलैंड पोस्ट बाय इनलैंड पोस्ट इज प्रोहिबिटेड। तो ऑप्शन है विस्फोटक, गैर विस्फोटक, कपड़ा या धातु। तो किसी, देखिए किसी यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी विस्फोटक हो जाएगा, एक्सप्लोसिव। किसी विस्फोटक, जलनशील,
यहाँ विस्फोटक हो जाएगा। किसी विस्फोटक, जलनशील, खतरनाक, गंदी अथवा हानिकारक वस्तु का भारतीय डाक से प्रेषण प्रतिबंधित है। पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। छूट प्राप्त करने के लिए एक पंजीकृत समाचार पत्र देश दिन से अधिक अंतराल पर प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। फॉर availing concession, a registered newspaper must be published at interval of not more than 10 days। तो अगर आपको छूट प्राप्त करना है, कॉन्सेशन आपको लेना है पंजीकृत समाचार पत्र में, तो आपको कितने दिनों के अंदर अंतराल में प्रकाशित करना चाहिए? तो हो जाएगा आपका 31 डेज, यानी 31 दिन पार नहीं होने देना चाहिए। 31 दिन के अंतराल में आपको पंजीकृत समाचार पत्रों को पोस्ट करना चाहिए, तब जाके आपको उसमें कॉन्सेशन की छूट जो है वो आपको प्राप्त होगा। डाक टिकट को वस्तु के प्राप्तकर्ता वाले पते की तरफ डैश में चिपकाया जाना चाहिए। डाक टिकट जो है वस्तु के प्राप्तकर्ता वाले पते के किस तरफ चिपकाना चाहिए? द पोस्टेज स्टैम्प शुड बी एफिक्स टू द डैश ऑफ द एड्रेस साइड। बाएं टॉप कॉर्नर, दाएं टॉप कॉर्नर, बाएं तथा दाएं टॉप कॉर्नर, टॉप के मध्य। तो यहाँ देखिए प्राप्तकर्ता के पूछा गया है, तो प्राप्तकर्ता किधर उसका लिखा जाता है? मान लीजिए ये आपका लेटर हो गया, ठीक है, तो इधर फ्रॉम रहता है यानी भेजने वाला का पता, और यहाँ पर टू रहता है। टू मतलब यहाँ टॉप में रहता है, ठीक है, तो दाएं टॉप कॉर्नर हो जाएगा इसका सही आंसर। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, दाएं टॉप कॉर्नर में। रिमोटली डैश फ्रैंकिंग मशीन का लघु रूप है RMFM। जो रिमोटली फ्रैंकिंग मशीन है दोस्तों, उसका शॉर्टली नेम जो है इस चार ऑप्शन में आपको चूज करके इसमें फिल करना है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिमोटली डैश फ्रैंकिंग मशीन इज RMFM। मेंटेन, मैनेज्ड, मॉनिटर्ड या मोटराइज्ड। तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा देखिए रिमोटली मॉनिटर्ड, ये जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। रिमोटली मॉनिटर्ड फ्रैंकिंग मशीन का लघु रूप है RMFM। एक पत्र की अधिकतम वजन सीमा क्या होती है? जो लेटर होता है उसका जो मैक्सिमम वजन है वो कितने किलो तक का हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। 2 kg, 5 kg, 10 kg, 7 kg। तो जो लेटर है, लेटर मैक्सिमम 2 किलो तक का ही होता है। 2 किलो से ज़्यादा का बुकिंग या तो आप नहीं भेज सकते हैं उसको। 2 किलो से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको दूसरा कुछ स्पीड पोस्ट वगैरह से आपको भेजना पड़ेगा। तो लेटर का जो मैक्सिमम वेट है वो 2 kg है। यदि कोई डाक वस्तु एक बार डाकघर द्वारा पत्तेदार को प्रस्तुत की गई है तो डैश। इफ ए पोस्टल आर्टिकल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी बाय द पोस्ट। मान लीजिए कोई पत्र आया है डाकघर को और डाकघर ने पत्तेदार को एक बार प्रस्तुत कर दिया है, उसके बाद से आप क्या नहीं कर सकते हैं? ये चार ऑप्शन है देखिए। इसको उसके पते पर पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा, जी बिल्कुल। इसे कहीं और उसके पते पर पुनः प्रेषित किया जा सकता है, जी बिल्कुल, इसको नहीं कर सकते हैं आप। इसे रिटर्न लेटर कार्यालय को भेजा जा सकता है, ये भी नहीं कर सकते हैं। इसे जमा में रखा जा सकता है, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसको उसके पते पर पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा। पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इट विल नॉट बी रिडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर, ये हो जाएगा सही आंसर।
यदि एक फ्रैंकिंग मशीन किया हुआ पत्र लेटर बॉक्स में पाया जाता है तो डैश। इफ ए फ्रैंक आर्टिकल इज फाउंड इन लेटर बॉक्स, तो इसमें क्या होगा देखिए, इसे प्रेषक को लौटा देना चाहिए, इसे अवैधानिक माना जाना चाहिए, या माना होता दोस्तों, माना जाना चाहिए, पुलिस केस दर्ज करें, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो देखिए, इट शुड बी रिटर्न टू सेंडर, इट शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड, पुलिस केस टू बी रजिस्टर्ड, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस टू बी कैंसिल। तो कोई अगर फ्रैंक आर्टिकल लेटर बॉक्स में मिलता है तो उसको कैसा माना जाता है, इट शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड, उसको अवैतनिक यानी अपर्याप्त भुगतान माना जाता है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, इट शुड बी ट्रीटेड एज अनपेड, उसको अनपेड माना जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तुएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से प्रेषित की जा सकती है? Which of the following article can be transmitted by air without any additional charge? ऐसी कौन सी वस्तु है जो एयर में यानी एरोप्लेन में भेजने से भी उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है? 4 किलो तक का पार्सल, प्रथम श्रेणी डाक, पत्रिकाएं युक्त बुक पैकेट, पैटर्नर नमूना पैकेट। तो ऐसी कौन सी डाक वस्तु है जो भारतीय डाक विभाग उसको फ्री में भेजता है? तो होता है प्रथम श्रेणी डाक, फर्स्ट क्लास मेल। दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। ई पोस्ट, ई पोस्ट में A4 साइज की लागत क्या है? ई पोस्ट दोस्तों, ई पोस्ट क्या होता है? What is the charge in e-post on A4 size? देखिए, ई पोस्ट क्या होता है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी के तहत इसको बुकिंग करता है और इसको हार्ड कॉपी में डिलीवर्ड किया जाता है। यानी ऑनलाइन आप कहीं से भी A4 साइज की, अगर मान लीजिए A4 साइज में आप टाइपिंग करके मेल कर दिए और जिस डाकघर को वो भेजेगा उस डाकघर उसको प्रिंट करके उसको हार्ड कॉपी में देगा, इसी को कहते हैं ई पोस्ट। तो ई पोस्ट में A4 साइज की जो लागत है वो कितना है? 5 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया या 15 रुपया? तो A4 साइज की लागत है 10 रुपया, उसमें आपको 10 रुपया चार्ज लगेगा। अदत्त भार यानी जो अनपेड लेटर होता है, अदत्त भार वस्तुओं को प्रेषण में अन्य देश डाक से अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। अनपेड आर्टिकल आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर देश मेल, बीमाकृत, पंजीकृत, अपंजीकृत पार्सल। तो अदत्त भार वस्तुओं को प्रेषण में अन्य अपंजीकृत, यहाँ पर हो जाएगा अपंजीकृत, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। बड़े पत्रों जो अपने आकार के कारण पत्र पेटी में नहीं डाले जा सकते हैं, डाकघर डैश दिए जा सकते हैं। लार्ज लेटर्स व्हिच ओइंग टू देयर साइज कैन नॉट बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्सेस मे बी रिसीव्ड डैश ऑफ पोस्ट ऑफिस by the postman, by hand at the window, by MTS, by sorting postman। अगर कोई बड़ा सा वस्तु है और उसको आप पत्र पेटी में नहीं डाल सकते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? बाय हैंड एट द विंडो, उसको डाकघर के खिड़की पर सौंप देना चाहिए। ये दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, बाय हैंड एट द विंडो। डाकघर से ऐसे किसी पत्र का वितरण नहीं किया जाएगा जिस पर डैश पता ना लिखा हो। नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस अनलेस इट बियर्स डैश एड्रेस। तो डाकघर
ऐसे पत्र का वितरण नहीं करता है जिस पर क्या दोस्तों, सुंदर या लंबा निश्चित सार्थक, जिस पर निश्चित पता डेफिनाइट एड्रेस ना लिखा हो, उसको डाकघर डिलीवर नहीं करता है। तो इसके लिए जो तीसरा ऑप्शन है निश्चित, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।